हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे, एक मिनट, एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। क्या बोलते हैं भाई? मूलानुपाती सूत्र। पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने बात की थी वो मैंने बात की थी एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि आप जो केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखते हो वो फॉर्मूला होता है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? वो होता है अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? उसको बोलते हैं हिंदी में अणुसूत्र। जैसे आपने CO2 लिखा, आपने H2O लिखा, आपने N2O5 लिखा, आपने NO2 लिखा, आपने O2 लिखा, जो भी आप लिख रहे हो वो सबके सब क्या है अपने पास? वो सबके सब अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। और हमको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या बनाना है भाई? हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बनाना है हमको? एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैंने आपको परिभाषा बताई थी एम्पेरिकल फॉर्मूले की कि किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं का जो सबसे सरलतम अनुपात है कि उससे ज्यादा आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वही कहलाता है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बताई थी परिभाषा? कि किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं का जो सबसे सरलतम अनुपात है वही कहलाता है उस अणु का एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाता है उस अणु का एम्पेरिकल फॉर्मूला? एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास C6H6, ये अपने पास क्या है? बेंजीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हम बेंजीन। और ये क्या है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है भाई। क्या अपने पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मुझको बनाना है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो परिभाषा क्या थी? किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु, कितने परमाणु इसमें? एक तो कार्बन अपने पास, एक हाइड्रोजन, का सबसे सरलतम अनुपात। जो कार्बन यहां पर 6 है और हाइड्रोजन अपने पास कितने? 6। तो सरलतम अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। मतलब कार्बन भी एक और OH भी एक। तो ये जो CH है वही क्या कहलाएगा? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं का जो सबसे सरलतम अनुपात होता है वही उसका क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था CH3COOH का। कितने कार्बन है यहाँ पे? एक। कितने एटम है यहाँ पे? एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक अपने पास ऑक्सीजन है। तो लिख दो पहले तीनों को। कार्बन लिख दिया हमने, हाइड्रोजन लिख दिया हमने और फिर लिख दिया हमने ऑक्सीजन। अब देखो आप, कार्बन कितने अपने पास? 1 रेख 2, हाइड्रोजन कितने? 3 रेख 4, ऑक्सीजन कितने अपने पास? 2। सरल अनुपात क्या होगा? निकालना जानते हो ना? 2 का भाग दे दो ना यहाँ। तो मैं कहूंगा CH2O। तो ये क्या कहलाएगा? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं का जो सबसे सरलतम अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। वही क्या कहलाता है? उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। बात क्लियर है? फिर मैंने आपको एक बात और कही थी कि मान लो कई फॉर्मूले ऐसे हैं, कई मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आप आगे डिवाइड कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं CO2 की, मैं बात की CO2 की। अब देखो कार्बन यहां पर कितना है भाई? यहां पर कार्बन और अपने पास है ऑक्सीजन। यहां पर कार्बन अपने पास 1 और ऑक्सीजन अपने पास है 2। अब इसको आगे आप क्या डिवाइड करोगे? ये तो ये रहने वाला है। तो मैं कहूंगा जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो इसका क्या होगा भाई? एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। यानी जिसको आप आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, जिसका आप आगे सरलतम अनुपात ही नहीं बना सकते, तो उसका क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग होगा? क्या मैं कहूंगा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही क्या होगा? उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल और लिया था मैंने आपके साथ। कौन सा एग्जांपल लिया था? जैसे मैं लिया था एग्जांपल NaCO3। ये अपने पास कोई अणु है, ये लिखा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पूछा बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो निकाल लोगे आप। इसमें कितने परमाणु है? इसमें एक तो सोडियम है, एक कार्बन है और 3 अपने पास ऑक्सीजन है। मतलब यहां पर सोडियम भी है, यहां पर अपने पास कार्बन भी है और यहां पर अपने पास ऑक्सीजन भी है। सोडियम कितने अपने पास? 1, कार्बन भी अपने पास 1 और ऑक्सीजन अपने पास है 3। अब इनको क्या आप काट सकते हो? क्या नहीं काट सकते। तो मैं कहूंगा यही इसका क्या कहलाएगा? यही इसका क्या कहलाएगा भाई? एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही क्या होगा? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी जिनका आप सरलतम अनुपात नहीं बना सकते, तो जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया वाटर। परिभाषा क्या थी? किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु का, यहां पर एक तो हाइड्रोजन है और एक अपने पास ऑक्सीजन है, तो ले लिए परमाणु दोनों का सरलतम अनुपात। हाइड्रोजन कितने अपने पास? 2, ऑक्सीजन कितने अपने पास? 1। अब इसको क्या आप आगे डिवाइड कर सकते हो क्या? तो मैं कहूंगा जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना वो इसका क्या होगा अपने पास? एम्पेरिकल फॉर्मूला। बात क्लियर है? जिनको आप सरलतम अनुपात में परिवर्तित नहीं कर सकते तो उनके अणुसूत्र और उनके मूलानुपाती सूत्र दोनों क्या होते हैं? बराबर। बात सुन लेना बिल्कुल ध्यान से कि ऐसे अणु जिनके अणुसूत्र को, या मैं कहूंगा ऐसे अणु जिनके परमाणुओं का
आप सबसे सरलतम अनुपात प्राप्त नहीं कर सकते, उनके अणुसूत्र और उनके मूलानुपाती सूत्र दोनों क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। यानी जो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो ही उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, यदि आप एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो। बात क्लियर है? मतलब जो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो इनका क्या हो जाएगा अपने पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन मैं मान लो एग्जांपल ले लूं, ये ले लिया अपने एग्जांपल N2O5। अब आप देखो अणु है ही, कितने परमाणु इसमें, दो। एक तो नाइट्रोजन है अपने पास, अपने पास ऑक्सीजन है। देखो दो तरह के परमाणु इसमें, नाइट्रोजन अपने पास 2 है, ऑक्सीजन अपने पास 5 है। अब इसको तोड़ सकते हो क्या आप? नहीं काट सकते। और नहीं काट सकते आप तो मैं कहूंगा जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा ना वो इसका क्या होगा अपने पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन मान लो अगर N2O4 होता तो, अगर N2O4 होता तो निकाल सकते थे हम। देखो यहां पर N और यहां पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अपने पास 2 है, ऑक्सीजन अपने पास 4 है, काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा अपने पास, NO2। तो ये कहलाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा ये इसका, ये कहलाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि इसको आप डिवाइड कर सकते हो, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते थे, इनको, इसको जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते उनका मोलिकुलर फॉर्मूला और उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों क्या होते हैं भाई, इक्वल। बात सुन लेना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं बातों को ध्यान समझना, कि हमने परिभाषा ये बताई थी कि किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं का जो सबसे सरलतम अनुपात है वो कहलाता है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप परमाणुओं का सरलतम अनुपात ही नहीं बना सकते तो उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो दोनों क्या होने वाले भाई, इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ लेना ध्यान से, यहां तक बात क्लियर है आपको? अब सुनो बात ध्यान से। तो पहली बात तो हमको ये पता लग गई, देखो हमको एक एक टॉपिक को देखना है, उसको सीखना है और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको याद रखना है। पहली बात क्या समझ में आई हमको, हमको पता था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो परमाणु का सबसे सरलतम अनुपात होता है। पहली बात समझ में आई हमको कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात। क्या है अपने पास, अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या है, अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या कहलाता है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरी बात क्या समझ में आई हमको, दूसरी बात हमको ये समझ में आई, अगर आप परमाणु को सरलतम अनुपात में परिवर्तित नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई अणु है और उसमें जो परमाणु है उनका आगे सरलतम अनुपात बन नहीं सकता है, तो उसका जो अणु सूत्र होगा और उसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा, यानी जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा और जो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, वो दोनों क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। बात क्लियर? दो बातें समझ में आ गई अब तक हमको। पहली बात क्या कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या, अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात। अगर सरलतम अनुपात नहीं बन रहा है तो जो अणु सूत्र होगा वो ही मूलानुपाती सूत्र होगा, यानी जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो ही उसका क्या होगा अपने पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला। दो बात समझ में आ गई हमको, दोनों बार लिख देता हूं, उससे हमको एम्पिरिकल फॉर्मूले के बारे में काफी कुछ मदद मिलने वाली है। पहली बात क्या समझ में आई, ईएफ के बारे में, ईएफ का मतलब समझ गए ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहली बात क्या समझ में आई, परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या होता है, ये होता है परमाणुओं का सरलतम अनुपात। अनुपात किसमें, पूरा लिख देता हूं, अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या है अपने पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा बात क्या है, यदि परमाणुओं का सरलतम अनुपात, यदि परमाणुओं का सरलतम अनुपात न बने मतलब जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो एमएफ इक्वल टू हो जाएगा ईएफ। बात क्लियर है? यदि आप परमाणुओं का सरलतम अनुपात नहीं बना सकते, उसे आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला। दो बातें पता लग गई हमको। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, एम्पिरिकल जो फॉर्मूला है, एम्पिरिकल जो फॉर्मूला है वह सीधे लिखता हूं, यह कौन, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके द्वारा, ऐसे लिखो आप, इसके द्वारा यौगिक की संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट बात यही है, संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलेगी ये मैं अभी आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात अपने आप में कुछ कह के जा रही है। क्या कह रहा है कि अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए, सोचो अगर आपको किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा कंपाउंडों के एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम होते हैं। बताऊंगा किस प्रकार, क्या कहना चाहता हूं मैं भी आपसे,
अभी एग्जांपल के द्वारा आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यदि आपको EF दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि मान लो मैंने कह दिया कि आपके पास EFCH है, मैंने क्या कह दिया, एक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CH, तो पूछे बताओ उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा, तो आप बता नहीं सकते, तो आप बता नहीं सकते। क्या कहना चाहता हूं वापस सुनो बात ध्यान से। मैं कह रहा हूं एक यौगिक है, उस यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है, यानी उस यौगिक का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो CH है, तो बताओ उस यौगिक का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। तो आप बता नहीं सकते, आप कहोगे सर डाटा सफिशिएंट नहीं है। बता सकते हो आप, मैं ये नहीं कह रहा बता बिल्कुल नहीं सकते, बता सकते हो, लेकिन जितनी नॉलेज मैंने अभी आपको दी है उतनी नॉलेज पर्याप्त मात्रा में नहीं है, डाटा सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं आपसे बस यही कह रहा हूं ना कि आपके पास ये यौगिक है, उस यौगिक का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो CH है, तो बताओ उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि सर डाटा सफिशिएंट नहीं है। आप जो कह रहे हो उतनी बातें काफी नहीं है इसके मोलिकुलर फॉर्मूले बताने के लिए, हमको कुछ अलग सी बातें और जाननी होंगी जिससे हम पता लगाएंगे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। ये नहीं होगा कि सर लगा ही नहीं सकते, लगा सकते हो, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ बातें और जाननी होंगी। लेकिन अगर मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर आपके पास कोई एक यौगिक है उसका मूलानुपाती सूत्र CH है, तो बताओ उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या कह दोगे सर डाटा सफिशिएंट नहीं है। जब तक आप हमें कुछ एडवांस नॉलेज नहीं दोगे तब तक हम इसके मोलिकुलर फॉर्मूले के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं बता सकते इसके मोलिकुलर फॉर्मूले के बारे में, अभी पता लग जाएगा आपको। एक एग्जांपल दूंगा उसके बारे में, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हम इस एम्पेरिकल फॉर्मूले से डायरेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूले को नहीं बता सकते जब तक कि हमें कुछ अलग सी बातें ना बताई जाए। बात क्लियर है? 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या थी कि परमाणु का सबसे सरलतम अनुपात क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। दूसरी बात क्या थी हमारे पास, यदि सरलतम अनुपात पॉसिबल नहीं है तो जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या थी कि अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसके द्वारा मोलिकुलर फॉर्मूले की जानकारी नहीं दे सकते जब तक कि आपको कुछ एडवांस नॉलेज ना दी जाए। अब आप कहोगे सर वो एडवांस नॉलेज क्या है और हम पता क्यों नहीं लगा सकते, दोनों बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, देखना बात ध्यान से। तो इस तीसरे पॉइंट को हम विद एग्जांपल समझ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया जिससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूले के द्वारा मोलिकुलर फॉर्मूला प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया C6H6 का, ले लिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजीन, जानते हो आप। एक ले लिया मैंने C2H2, किसका ले लिया एग्जांपल, C2H2 का, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटिलीन, जो वेल्डिंग गैस में काम आती है आपके पास, एसिटिलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है इसका, मैं कहूंगा इसका MF क्या होगा, MF समझ गए ना, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, यही तो मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका। आप जो लिखते हो सबके सब क्या होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूले होते हैं। ये भी क्या है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या है अपने पास, C2H2, ठीक है। अब निकालना है हमको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। पता है आपको एम्पेरिकल फॉर्मूले की परिभाषा क्या थी, परमाणुओं का सबसे सरलतम अनुपात। तो 6 को 6 से कैंसिल कर दोगे आप, अनुपात क्या बन के आएगा, 1:1। और जब लिख देता हूं ना ऐसे, यहां पर कार्बन अपने पास, यहां पर हाइड्रोजन है, कार्बन भी अपने पास 6 है और हाइड्रोजन भी अपने पास 6 है, तो सबसे सरलतम अनुपात क्या बनेगा, 6 को 6 से डिवाइड कर दो आप, 1:1 बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा अपने पास, CH, क्या होगा अपने पास, CH, यानी कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी अपने पास है। इधर आ जाओ आप, अगर मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, कार्बन अपने पास 2 है और हाइड्रोजन अपने पास 2 है, सरलतम अनुपात क्या होगा इसका, 1:1। तो मैं कहूंगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन के आएगा मेरे पास, कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1। अब देखो समस्या क्या आ गई, अब पता लग गया होगा आपको कि समस्या क्या होने वाली है। अब मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन क्या बना के दिया मैंने आपसे, मैंने कहा एक यौगिक है। अब समझना आप ध्यान से बात, तो जो मैंने तीसरी बात अभी आपको बताई थी वो बात इस एग्जांपल से प्रूफ हो जाएगी। मैंने कहा एक यौगिक है जिसका EF यानी जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास CH है, जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH। तो बताइए उस यौगिक का अणु सूत्र यानी मैं कहूंगा MF क्या होगा। क्या कहा आपसे, बताइए यदि एक यौगिक जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है तो बताइए उस यौगिक का MF क्या होगा। यानी EF क्या दिया है आपको, CH, यानी आपको मूलानुपाती सूत्र क्या दे दिया गया, CH। पूछा क्या है उसने, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब आप बता सकते हो क्या, देखो आप क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूले एक से ज्यादा कंपाउंड के सेम होते हैं, यानी एक से ज्यादा यौगिकों के
मूलानुपाती सूत्र सेम होते हैं। देखो आप, बेंजीन का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला यही है और C2H2 का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला यही है। दोनों के एम्पेरिकल फॉर्मूले क्या होंगे? सेम। इसका भी मूलानुपाती सूत्र और इसका भी मूलानुपाती सूत्र CH है, इसका भी क्या है? CH। अब आपको क्या पता लगेगा कि हम बेंजीन की बात कर रहे हैं या हम एसिटिलीन की बात कर रहे हैं? पता लगा सकते हो क्या आप? क्योंकि मैंने तो आपसे क्या कहा है, ओनली फॉर ओनली, कि आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH। अब वो तो इसका भी हो सकता है, वो तो इसका भी हो सकता है। दोनों तो आप आंसर नहीं दोगे ना सर, बेंजीन भी होगी ये भी होगी, ऐसा तो नहीं होगा, कोई एक ही कंपाउंड होगा। तो बताओ डाटा सफिशिएंट है क्या? मैं कहूंगा डाटा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो एक से ज्यादा यौगिकों का क्या हो सकता है भाई? समान। देखो यही एम्पेरिकल फॉर्मूला बेंजीन का है और यही एम्पेरिकल फॉर्मूला किसका है भाई? एसिटिलीन का। मतलब दोनों के एम्पेरिकल फॉर्मूले सेम है। अब हमारे सामने समस्या ये आ गई कि सर हम इसको सही माने या इसको सही माने, तो मैंने कह दिया इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे क्या? डाटा इनसफिशिएंट, कि डाटा सफिशिएंट अपने पास नहीं है। अगर हमको पूरा डाटा दिया जाता तो शायद हम बता पाते कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, और वो कैसे बताया जाएगा वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए डायरेक्ट कि इस यौगिक का एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एक से ज्यादा यौगिकों के एम्पेरिकल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं। चौथी बात पता लग गई हमको। पहली बात क्या थी कि अणु में उपस्थित परमाणु का सबसे सरलतम अनुपात क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। दूसरी बात क्या पता लगी हमको? यदि आप परमाणु का आगे सरलतम अनुपात नहीं कर सकते तो जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो ही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। पता लग गया। तीसरी बात क्या पता लगी हमको? क्या पता लगी हमको? कि एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आपको दिया गया है, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है तो उससे आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात नहीं कर सकते जब तक कि आपको कोई अलग सी बातें ना बताई जाए। चौथी बात क्या पता लगी? कि एक से ज्यादा यौगिकों के, चौथी बात क्या पता लगी हमको? एक से ज्यादा यौगिकों के एम्पेरिकल फॉर्मूले समान हो सकते हैं। देख लो आप, बेंजीन का भी सेम है और ये एसिटिलीन का भी सेम है। अगर हम आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दूंगा, समस्या आ जाएगी ना हम किसकी बात करें। एक एग्जांपल ले सकते हो आप, कौन सा? देखो आप ध्यान से, इसको मैं एक एग्जांपल जो समझा सकता हूं आप, उससे बात आपको और भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें शायद आपको क्लियर हो गई हो। एक एग्जांपल ले लेते, एग्जांपलों की कमी थोड़ी है भाई, एग्जांपल तो काफी सारे हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने N2O4 ले लिया, पता है हमको N2O4 है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अब तो सीधा निकाल लेंगे ना, 2 दूनी के 4 हो जाएंगे मेरे पास। NO2 निकाल के बताऊंगे भाई, देखो आप निकाल के बता देते हैं ताकि पता लग जाए आप। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है अपने पास? यही है अपने पास N2O4। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? कितने परमाणु इसमें? एक नाइट्रोजन अपने पास, एक ऑक्सीजन है। 2 प्रकार के परमाणु हैं। नाइट्रोजन कितने पास? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने पास? 4 हैं। सरलतम अनुपात क्या बनेगा? 1:2। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? 1N और O कितने हो गए? 2 NO2। होगा कि नहीं होगा? अब मान लो इसके साथ ले लूं मैं NO2, क्या ले लूं मैं? NO2। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? जो दिया गया है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये नाइट्रोजन ले लिया, अपने पास ऑक्सीजन ले लिया। नाइट्रोजन पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है। अब मैं कहूंगा जब आप इसका सरलतम अनुपात बना ही नहीं सकते तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होने वाला है अब? NO2 हो गया। अब सोचो, मैंने कहा एक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला NO2 है, तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? बता सकते हो क्या आप? NO2 तो इसका भी होता है और NO2 तो इसका भी होता है। हमको क्या पता लगेगा कि हम NO2 की बात कर रहे हैं N2O5 की, वो हम NO2 की बात कर रहे हैं या N2O4 की। कई बार क्या है, जब उन्हें टंग वो स्लिप मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा ऐसा हो जाता है। बाकी हम क्या करने वाले बात थे कि अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आपको NO2 दे दिया जाए तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो NO2 का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला NO2 है वो इसका भी होता है और इसका भी होता है। तो हमको कैसे पता लगेगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं? तो हमको कुछ एडवांस नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम क्या कहेंगे कि जो डाटा है वो सफिशिएंट नहीं है। इतनी सी बात से आप ये नहीं बता सकते कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि एक से ज्यादा यौगिकों के एम्पेरिकल फॉर्मूले समान हो सकते हैं। एक से ज्यादा यौगिकों के एम्पेरिकल जो फॉर्मूले हैं वो क्या हो सकते हैं भाई? समान हो सकते हैं। यहां तक की बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक से ज्यादा यौगिकों के एम्पेरिकल जो फॉर्मूले हैं वो समान हो सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक की? तो अभी तक हमने 4 बातें पढ़ी, अब थोड़ा धीरे कर देते हैं क्योंकि हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में। लेकिन अभी तक आपके सामने एक सस्पेंस ये आ रहा है कि सर अगर आप कह रहे हो ना कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको दिया जाए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? फिर वो नॉलेज क्या होंगी बताऊंगा ना भाई मैं आपको, आपसे कुछ छोड़ा थोड़ी जाएगा। जो भी जितनी भी नॉलेज मैं दे सकता हूं
आपको सब दे दी जाएगी, ताकि आप ये ना कहो कि सर हमको ये नहीं आता। जितना मैं मेरी तरफ से मेहनत कर सकता हूँ उतनी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन काम आपका भी होना चाहिए कि आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए भाई। जैसे मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से जो मैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे मैं चलते हुए लेक्चर जो अपने पास चलता हुआ जो एक्सरसाइज है, ये चलता हुआ जो लेक्चर है, उसमें मैं जो होमवर्क देता हूँ वो कई विद्यार्थी मेरे साथ शेयर करते हैं, लेकिन ज़्यादा विद्यार्थी नहीं कर पा रहे। अगर भाई किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है तो भाई मुझसे बात कर सकता है ना, वरना आपके डाउट ही रह जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब तक अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है तब तक तो आपके पास एक ही जरिया है पूछने का। बाकी अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपसे फेस टू फेस डिस्कस कर लेता। बात क्लियर है? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमने एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में 4 बातें पढ़ी है अभी तक। पहले क्या बात पढ़ी है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने कि अगर आपके पास सरलतम अनुपात आगे नहीं हो सकता तो जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। तीसरी बात क्या पढ़ी हमने कि अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए, बातों को ध्यान से समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं, तुम बातों को कहीं अलग ले जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, यदि एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है तो आप उससे मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते जब तक कि, क्या बोला है मैंने, जब तक कि आपको कोई अलग से नॉलेज ना दी जाए। ये नहीं कि निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो अगर आपको कोई अलग से नॉलेज दे दी जाए। अगर अलग से नॉलेज नहीं दे रहा है तो केवल और केवल एम्पेरिकल फॉर्मूले से आप मोलिकुलर फॉर्मूले को डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक से ज्यादा यौगिकों के एम्पेरिकल फॉर्मूले क्या हो सकते हैं भाई, समान हो सकते हैं। कि एक से ज्यादा यौगिकों के एम्पेरिकल फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, समान। बात क्लियर है? क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे? अब हमको देखना ये है कि सर अगर हमको क्वेश्चन दे दिया जाए, तो फिर हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। यदि हमको एम्पेरिकल फॉर्मूले का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकलवाओगे सर? वो नॉलेज क्या होगी जो एम्पेरिकल फॉर्मूले को जोड़कर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला देखना सिखाएगी। यानी वो कौन सी नॉलेज है जिसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूले में उपयोग में लेके मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं उसकी बात करेंगे। हम पढ़ने वाले हैं ईएफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ज्ञात करने की विधि। ईएफ ज्ञात करने की विधि इंग्लिश में लिख देता हूं, मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ ईएफ। क्या अपने पास है? मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ ईएफ। ईएफ का जो ज्ञात करने का मेथड है वो कैसा होता है, वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम ईएफ ज्ञात करेंगे। और अगर हमको एक बार ईएफ पता लग गया तो थोड़ी सी नॉलेज और है जिसको आप जोड़कर उससे क्या निकाल सकते हो, एमएफ। यानी ईएफ के बिना आप एमएफ नहीं निकाल सकते। पहले आपको ईएफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालोगे आप, उसका एमएफ। तो अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उससे आप पहले ईएफ कैसे निकालोगे, और आपने ईएफ निकाल लिया तो उससे फिर एमएफ कैसे निकालोगे। तो सुनना ध्यान से, अगर आपको एमएफ निकालना है तो आपको कहां से होकर जाना पड़ेगा, आपको ईएफ से होकर जाना पड़ेगा। बिना ईएफ आप एमएफ नहीं निकाल सकते। लेकिन शर्त क्या थी, अभी तो सर आपने कहा था कि ईएफ के द्वारा हम एमएफ नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो ना भाई। अगर आपको कुछ यहां पर मैं और नॉलेज दे दूं थोड़ी सी तो उसके द्वारा आप एमएफ निकाल सकते हो। मना थोड़ी कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एम्पेरिकल फॉर्मूले से आप मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको कोई बाहर से नई नॉलेज नहीं दी जाए। अगर वो नॉलेज आपको पता लग जाए तो आप ईएफ से क्या निकाल सकते हो, एमएफ। तो पहले हमको क्या सीखना है, ईएफ निकालना, और फिर हम क्या सीख लेंगे उससे, एमएफ निकालना। ये हमारा टारगेट होगा। अगले वाले लेक्चर में बात करने वाले हम मेथड्स। कौन सा मेथड, ईएफ निकालने का मेथड। जब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, देखते रहिए।